बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान अगर खेलों की बात करें तो इस वक्त करंटली अगर हम देखें तो हॉकी में फ़ाइनल ज़रूर हारे, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल पाकिस्तान हॉकी टीम का रहा। उसके साथ साथ रेड स्नूकर चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के दो प्लेयर्स इस वक्त बड़े टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुके हैं मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद सज्जाद, इस वक्त जो है रेड स्नूकर चैम्पियनशिप में पहुँच चुके हैं। उसके अलावा स्कॉश में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स इस वक्त कमाल दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर साथ साथ अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग के शोबे में भी पाकिस्तानी बॉक्सर कमाल दिखा रहे हैं। आज इस हवाले से आज हमने कोशिश की कि किसी बॉक्सर को अपने शो में तलब करें, तो बड़ा हाईलाइट आजकल बॉक्सिंग के हवाले से होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा इस वक्त गर्मा गर्मी है बॉक्सिंग के चैनल्स के अंदर, और वहाँ क्या कुछ हो रहा है ये सब कुछ आज हम अपने शो के अंदर जानेंगे भी। और बॉक्सिंग किस तरह प्रमोट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इस हवाले से भी बात रहेगी। उसके अलावा मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फीसेस को चार्जेस की सूरत में जो है इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारी कोशिश होगी कि इस इशू पर भी बात करें, क्योंकि कल के शो में हमने देखा कि जो हमारे साथ मेहमान थे उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे बहुत से पैसे लेकर जो है हमें वेन्यूज़ दिया जाता है इवेंट कराने के लिए। तो ये सब कुछ आज अपने शो में बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुमैया मोहम्मद रफ़ीक है, जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। उसके अलावा साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रख रहे हैं। और सुमैया की तरफ चलते हैं। सुमैया, सबसे पहले तो बहुत खुश आमदीद यहाँ पर वीनस स्पोर्ट्स में, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और क्योंकि बड़ी गर्मा गर्मी है इस वक्त बॉक्सिंग के हवाले से अगर हम बात कर लें तो बहुत से बॉक्सर इस वक्त कमाल भी दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मेडल्स भी ला रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ भी बनते दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर। वो सब कुछ आज सुमैया से भी बात करेंगे, लेकिन सुमैया से सबसे पहले उनकी जर्नी के हवाले से बात कर लें, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त ये अपना काम कर रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान नेवी से वाबस्ता हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की नेशनल कोच की हैसियत से भी काम कर रही हैं, दीगर शोबों में भी काम कर रही हैं, मुख्तलिफ लियारी के अंदर एकेडमीज़ में अपनी महारत सिखा रही हैं, साथ साथ वर्कशॉप इनेकाद कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं सुमैया। सुमैया से ज़रूर बात करेंगे। सुमैया, आगाज़ किस तरह किया, क्योंकि बॉक्सिंग में आना एक इतना आसान नहीं है, और क्योंकि आप बिलोंग भी करती हैं लियारी से, और लियारी गढ़ कहा जाता है फुटबॉल और बॉक्सिंग और साइकिलिंग का, तो आप वहाँ से बिलोंग भी करती हैं, तो सिलसिले को किस तरह अपने आगे की तरफ लाना शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए मुझे। मैंने जब अपना बॉक्सिंग का जर्नी इससे स्टार्ट किया, मेरे दो सिस्टर थे, वो भी बॉक्सर थे, गौहरताज और समिया। तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हालांकि उनसे बड़ी थी उम्र में, देखा जाए कि वो मेरी सीनियर्स हैं, लेकिन मुझे इतना शौक़ था उनको देखकर, मैंने अपने बाबा से बात की कि अबू मुझे भी जाना है बॉक्सिंग में। तो शुरू में वालिद एतराज़ कर रहे थे, क्योंकि मैं बड़ी थी उम्र में, और बेसिकली अगर एक लड़की बड़ी होकर घर से बाहर निकले तो ख़ानदान में उसको बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। तो इसी वजह से शुरू में उन्होंने एतराज़ किया। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि आप भी जाएँ। तो मेरी छोटी जो बहन थी समिया, वो मुझे लेके गई बॉक्सिंग क्लब। उस टाइम मेरा वेट भी 72 kg था। तो शुरू में स्टार्टिंग में मैंने अपना वेट कम किया, वेट के ऊपर वर्क किया। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं बॉक्सिंग की तरफ लागू हो गई। तो मैंने बॉक्सिंग के गेम्स किए, सीनियर लेवल तक मैं खेलने लगी। फिर इसके बाद दुबई में गई, दुबई में मैंने प्रोफेशनल खेला बॉक्सिंग, जो एमेचर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं पाकिस्तान में आई। पाकिस्तान आने के बाद फिर मैंने बॉक्सिंग के कोर्स किए, बॉक्सिंग कोचिंग की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गर्ल्स के लिए कोच नहीं थे, बॉक्सिंग कोच गर्ल्स नहीं थे फीमेल, तो हम भी बॉयज़ के पास ट्रेनिंग करते थे और कंफर्टेबल नहीं होते थे। तो इसी सिलसिले से मैंने डिसाइड किया कि मैं गर्ल्स कोचिंग की तरफ लागू हो जाऊं। तो गर्ल्स की कोचिंग की तरफ मैं आ गई। तो मैंने नेशनल्स जैसे जैसे हमारी तरफ होते गए, तो मैंने वहाँ पे कोर्सेज़ किए नेशनल की, बाकायदा मैंने क्लास लिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल रूल्स के हवाले से आइबा जब पहले था, अभी तो चेंज हो चुका है, आइबा वर्ल्ड बॉक्सिंग हो चुका है, तो मैंने बाकायदा उसकी क्लासेस लिए, रेफरी और जजेस की, बॉक्सिंग कोच की, इसके साथ प्लस होते हैं। अच्छा, साथ साथ पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की नेशनल कोच की हैसियत से आप काम भी कर रही हो जी। और जिस तरह यंग ब्लड आ रहा है, तो कितना चार्म नज़र आ रहा है इन यंग ब्लड के अंदर, मैं पूछना चाहूँगा। क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि मैं जब घर में बड़ी थी, और उसके बाद आपके दोनों भाई और बहन जो है रेसलिंग यहाँ पर बॉक्सिंग में जाया करते थे, तो यहाँ पर घर से आपने शुरुआत की और इस मुकाम तक पहुँची हैं, तो अपने जो मुकाम है ना, वो कहाँ तक आप आगे प्रमोट कर रही हैं? मैं बेसिकली अभी जो हूँ सिंध के अंदर कोऑर्डिनेटर हूँ और वुमेन विंग इंचार्ज हूँ। मेरे पास जो है 100+ गर्ल्स हैं अभी सिंध के अंदर मौजूद।
डिविजनल क्लब की गर्ल्स हैं। हमारे लियारी की बच्चियों से लेकर औरंगी टाउन से और मल्लीर साइड से सारी बच्चियां, तमाम बच्चियां डिविजनल क्लब की मेरे पास आती हैं। मैं उनको हायर करती हूँ फाइटों के दौरान। जब भी गेम्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो तमाम टीमों के ट्रायल्स होते हैं, तो हम उनको अलग अलग डिविजनल जगहों पे लेके जाते हैं खेलने के लिए। और इसके साथ साथ अंदरूनी सिंध के बीला, हैदराबाद, मीरपुर खास वगैरह, वहाँ की बच्चियाँ भी मेरे अंडर में आ जाती हैं। जब भी कोई गेम्स होता है, कोई कुछ होता है, तो मेरे पास आती हैं। और माशाल्लाह हमारे पास इतनी बच्चियाँ एक्टिव हैं, जो यंग बच्चियाँ हैं, यूथ हैं, अभी हमारी बहुत एक्टिव हो चुकी हैं बॉक्सिंग के अंदर, चाहे फीमेल हो चाहे जेंट्स हो, बहुत ज़्यादा उनको इतना शौक है। हमारे टाइम पे आई थिंक मैं फील करती हूँ हमारे टाइम पे बॉक्सिंग था, लेकिन इतना जुनून नहीं था बच्चों को जो आजकल के फीमेल और बॉयज़ को है। बहुत चलें, ज़्यादा। बड़ी अच्छी बात की आपने और भी आपसे सवालात जारी रहेगी। इकबाल मेमन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। इकबाल साहब, स्क्वाश में वसी तजुर्बा रखते हैं आप, और स्क्वाश में इस वक्त अगर हम देखें तो मोहम्मद जिस तरह पाकिस्तानी जो स्क्वाश प्लेयर हैं वो बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, और क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के हवाले से जो यंग ब्लड हैं और जिस अंदाज में इन्होंने अपने कैरियर को आगे की तरफ रुझान को बढ़ाया हुआ और उम्दा कारकर्दगी की तसलसल को बरकरार रखा हुआ है दीगर ममालिक के अंदर, ऐसा लगता है कि वो वक्त दूर नहीं है कि हम आसानी से जो स्क्वाश में एक दफ़ा फिर ऊपर आते ही दिखाई देंगे? बिल्कुल, अगर जो है कंसिस्टेंसी रही, हमारे जो पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स हैं और जो चला रहे हैं स्क्वाश को, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि हमें उम्मीद है कि ये नूर जमान और दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ेंगे, और जहांगीर खान, जांशेर खान, कमर जमान, गोगी अलाउद्दीन और हिदे जहां जैसे खिलाड़ी आएंगे हमारे पास। लेकिन ये कि डेफिनेटली एक तो उनको भी मेहनत करनी होगी, और फिर दूसरा ये है कि जो लोग उनको चला रहे हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बजटेड जो प्रोग्राम्स होने चाहिए, रेगुलर उनका डाइट चेक करना चाहिए, उनकी जो है कहीं इंजरीज़ हों तो उनको जो है रिहेबिलिटेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मॉनिटर होती हैं, तो जाके आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। क्योंकि देखें, पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और कभी कभी ये होता है कि हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह हमारे साथ बैठी हुई हैं हमारी बॉक्सर हैं, फिर हमारे अरशद नदीम हैं, इस तरह का टैलेंट निकल आता है, रॉ टैलेंट होता है। लेकिन ये कि उसको सिस्टम जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर पाता। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बजट रखा हुआ है स्क्वाश के लिए, और पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स जो कंसिस्टेंसी के साथ अगर सपोर्ट करते रहेंगे खिलाड़ियों को, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जहांगीर खान, बहुत सारे जहांशेर खान, बहुत सारे कमर जमान, और ये जो बच्चा है अभी इस वक्त जो पाकिस्तान का चैम्पियन, वो मैंने सुना है कि कमर जमान का जो है ग्रैंड चाइल्ड है। तो मैं समझता हूँ कि एक लेगेसी है हमारे पास। और अगर हम पीछे चले जाएं तो हमारे पास हाशिम खान थे, तुरसम खान थे, ये सारे जो है खिलाड़ी थे, गोगी अलाउद्दीन थे, और अपना हिदे जहां थे, मुहिबुल्लाह खान थे। तो हमारे स्क्वाश से बड़े खिलाड़ी निकले हैं, और पहले भी वो अपनी मदद आपके तहत वॉल से खेल के, और फिर जो है उनके पास ज़माने में एयर कंडीशन कोचेस वो कोर्ट्स नहीं होते थे, वो धूप में भी खेलते थे और फिर रनिंग करते थे, 20-20 किलोमीटर की रनिंग करते थे। और फिर आप देखें कि उन्होंने जो है दुनिया के उफ़क़ पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आप देखेंगे कि अगर जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त बड़ा नाम है, तो अल्लाह करे कि ये नाम जो है वो कंसिस्टेंट हो और कंटिन्यू हो, तो फिर इंशाल्लाह आपको मैंने जिस तरह कहा कि वो जो पुराने नाम हैं उस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी निकलेंगे। चले, बहुत से खिलाड़ी निकलेंगे। थोड़ा सा मैं बॉक्सिंग की तरफ आऊँ, और क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से मसाइल आजकल बॉक्सर के साथ होते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले दिन आलिया सोमरो के हवाले से जो है खबरें गर्दिश करती रहीं। उसने पाकिस्तान को एक टाइटल ज़रूर जिताया, लेकिन जब वो वतन वापस पहुंची और फिर कई मैंने देखा कि कई जगहों से उन्हें इनामात की बरसात भी होती रही, फिर उन पर जो है जाली करार भी दे दिया गया। क्या सब कुछ पता होने के बावजूद जो है गवर्नमेंट जो है किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाती? देखें, हमारे यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है,
और इसी वजह से हम नेगेटिव एलिमेंट्स को देखते हैं। ये मेरे नज़दीक खिलाड़ियों को बहुत सारी मालूमात ये लोग देते ही नहीं है, ना कम्युनिकेट करते हैं उनको। वो फिर अगर कुछ करके आ जाते हैं तो फिर उनको बोलते हैं कि आओ सॉरी फाउल, ये आपने बड़ी गलती की, बहुत बड़ी जुर्म कर दिया। आप जब तक इनको कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम्स होंगे। आपको पता है शहजादा, हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी हर गेम में और स्पेशली क्रिकेट में, आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज़ में वो मारिजोना पीते हुए पकड़े गए 4 बेहतरीन खिलाड़ी। मैं उसमें खिलाड़ियों को ब्लेम नहीं देता, मैं गवर्नमेंट को देता हूं या पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स जो उसको गवर्न कर रहे थे। यहाँ पे भी मैं उन्हीं लोगों को जो है कसूरवार ठहराता हूं जो कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं करते। ये लोग तो रॉ टैलेंट है और ये चला जाता है, उनको पता नहीं होता, उनको मिसगाइड किया जाता है, मिसगाइड करके फिर उसका फ़ायदा लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को देखना चाहिए और एक खिलाड़ी की इंटीग्रिटी पे इतना बड़ा वार करना नहीं चाहिए। चलें, ये बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन थोड़ा सा इसी पे आते हैं। और सुमीना, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या तरीक़ेकार होता है एज ए बॉक्सर जब आप दूसरे ममालिक के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से इश्यूज इनके साथ रहे आलिया सुमरो के साथ? बेसिकली हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो प्लेयर्स होते हैं वो नेशनल लेवल तक खेलते हैं। नेशनल में अगर वो बच्चा गोल्ड हो तो उससे हायर करते हैं, फिर कैंप्स के लिए कैंप्स लगते हैं। कैंप लगने के बाद एशियन गेम के लिए बच्चों को भेजते हैं। बॉक्सिंग के 2 कैटेगरीज होते हैं, एक तो है एमेचर और दूसरा है प्रोफेशनल। तो जो एमेचर लेवल में खेलता है वो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से जाता है। जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तान का कोर्ट मिला है, कलर मिला है, तो पाकिस्तान की लेवल की तरफ से गए थे खेलने के लिए पाकिस्तान टीम के साथ। और जो आलिया का प्रोसेस है वो प्रोफेशनल खेल के आई है। उसने खुद अपने स्पॉन्सर ढूंढे हैं। आलिया भी हमारी ही बच्ची है, लियारी की, हमसे ही बन के गई है आगे, लेकिन उसने हमसे किसी से बात नहीं की। उसने खुद ही अपने स्पॉन्सर इनफरादी तौर पर उसने सारी कोशिशें की अपनी तरफ से। मुझे आइडिया भी नहीं है उसको सपोर्ट किसने किया, उसने बताया भी नहीं हमें किस बंदे ने उसको सपोर्ट किया, क्यों किया। जो भी सपोर्ट किया नहीं किया, वो टाइटल खेलने गई, टाइटल उसने जीता। इकबाल मेमन साहब इस पे कुछ कह रहे हैं? देखिए, गलती हो गई उससे, ठीक है, उसको वार्न कर दिया जाए, लेकिन ये कि नहीं उससे टाइटल नहीं छीना जाए, ये तो ज्यादती है। देखें, टाइटल नहीं छीना जा रहा। और दूसरी बात ये कि जो फैसिलिटीज उन्होंने ऐलानात किए हैं वो उनको दिए जाएं। वो एक टैलेंट है और उसको प्रोफेशनली हम अगर वहीं पे उसका गला दबा देंगे उस टैलेंट का, तो वो फिर आगे जाके मोहम्मद अली किले या इस तरह के खिलाड़ी नहीं बन सकेगी। ये अभी उसके अंदर चांस है कि हम उसको जो है, फिलहाल एक स्टेप होता है वार्निंग दे दें। हम वार्निंग दे दें कि भाई नेक्स्ट टाइम आपने ये नहीं करना, और आप जो है, क्योंकि देखें इसमें कसूर हमारे मुल्क का है, हमने उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कहीं से स्पॉन्सर्स ढूंढे। क्या है कि एक तो हमारा पूरा जो सिस्टम है मुल्क का, उस पर इनसिक्योरिटी है, हर बंदा इनसिक्योर्ड है। डेफिनेटली उसने यही सोचा होगा कि शायद मैं इनसे ना पूछूं, उससे ना पूछूं, उससे ना पूछूं, क्योंकि वो ये चाह रही होंगी कि भाई इस मामले को सिक्योर्ड रखा जाए और जो है मैं ये बैटल जो है लड़के आ जाऊं। अब उसके साथ गलती तो हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब टैलेंट को जाए उसका गला घोट दिया जाए। मकसद ये है कि अगर हम आगे चाहते हैं तो हमें जो है वो आगे उसको मौका दिया जाए। देखिए, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी, अगर हम पास्ट में चले जाते हैं, 1971 में चले जाते हैं, वो आए तो सिफारिश पे थे, लेकिन उनको जो है उनके टैलेंट को गला नहीं घोटा गया। चलो, गला घोटा नहीं गया, इस पर मजीद गुफ्तगू भी रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे यहाँ पर आज बॉक्सिंग के हवाले से मज़ीद और भी हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। और समीना की तरफ आता हूँ। और समीना, जिस तरह आप ट्रेनिंग दे रही हो इस वक्त, अब तक कितने बच्चे खासकर तैयार कर लिए जो नेशनल लेवल पर अच्छे इवेंट्स में जो है कारकर्दगी दिखा सकते हैं? हमारे माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी बच्चियों की फ़ाइटें अच्छी हो चुकी हैं और काफ़ी बच्चियों ने मेडल दिया है हमें, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कुछ सिल्वर और ब्रॉन्ज भी मेडलिस्ट हैं। हमारी कुछ बच्चियों को आर्मी ने हायर कर दिया है, तो आर्मी की तरफ से वो खेल रही हैं। और कुछ बच्चियों को नेवी ने उन्होंने ले लिया और कुछ बच्चियाँ जो थी वो एयरफोर्स में चली गई हैं। मतलब जब भी नेशनल होते हैं तो डिपार्टों के बीच में होते हैं, वहाँ पे सूबा ही गेम्स भी होते हैं, सूबा भी खेलते हैं। लेकिन जो हमारी बच्चियां हैं बेसिकली वो फोर्सों में चली गई हैं। चूँकि मैं खुद भी अभी नेवी में कोच हूँ, तो मुझे भी नेवी ने हायर किया था। पहले मैं कैपेटी में थी, तो कैपेटी का टीम नहीं बना, तो इसी सिलसिले से बाद में मुझे नेवी वालों ने बुला लिया। तो अभी मैं खुद भी नेवी में ही कोच हूँ। तो मेरे पास नेवी में माशाल्लाह काफ़ी गर्ल्स हैं जो लियारी से हैं। 2-3 गर्ल्स ऐसे हैं जो फैसलाबाद की आई हुई हैं। बाकी हमारे पास जितनी भी बच्चियां हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट हैं जो लियारी से हैं माशाल्लाह। अभी काफ़ी बच्चियां और जूनियर बच्चियां भी अभी निकल रही हैं हमारे पास, जो अभी नेशनल खेलने के लिए आ रही हैं। आगे सीनियर लेवल तक बच्चियां पहुंची हैं अभी। और इसके अलावा और भी बच्चियां भी माशाल्लाह ऐसी हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन लेके आ रही हैं। अच्छा समीन, आपकी तरफ पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की नेशनल कोच की हैसियत से काम कर रही हैं, कोचिंग की तरफ कैसे आना हुआ आपका? मैंने फर्स्ट में ही बताया आपको, मैं यही सोच रही थी कि मतलब मैंने अपने कोचेस से मशवरा किया स्टार्ट में। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा हमारे पास फीमेल गर्ल्स कोच नहीं है। तो हमारा टाइम था जब हम लोग बॉक्सर थे, तो हमारे पास जेंट्स कोच हुआ करते थे, तो हम उनसे कंफर्टेबल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जो फीमेल होती है फीमेल को ही समझती है। तो इसी वजह से मैंने मशवरा किया स्टार्ट में। मैंने कहा सर, मैं अगर फीमेल कोच की तरफ लागू हो जाए तो आप लोगों को एतराज़ तो नहीं है? तो उन्होंने बोला आप एजुकेटेड हो और आपके पास क्वालिफिकेशन वगैरह हर चीज़ है, और इसके साथ साथ आपके पास इसकी इंटरनेशनल प्लेयर भी हो। जी, एक्सपीरियंस भी मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, तो सीवी मेरे स्ट्रांग है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कोर्स करें। तो मैं नेशनल जब भी हुआ, कैपेटी के फर्स्ट जब फाइट हुआ था तो उस टाइम मैंने कोर्स किया था। फर्स्ट कोर्स मेरा वही था, कैपेटी में मैंने किया था। तो वहीं से ही मैं नेशनल कोच की तैयारी में लग गई। तो ऐसे जैसे करके, और असगर बलोच जो हैं सिंध बॉक्सिंग का सदर है, तो उनके साथ मैं इन टच हो गई। तो उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस देखा, उन्होंने देखा मैं काम करती हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, और इसके साथ साथ मैं पूरी सिंध को लड़कियों को सारी देख रही हूँ, संभाल रही हूँ। तो उन्होंने मुझे और मज़ीद कोर्स के लिए बताया, तो मैंने मज़ीद कोर्सेज किए। फिर जाकर अभी नेवी ने देखा कि ये एक्सपर्ट है और हर चीज़ इसको पता भी है माशाल्लाह। मैं अभी कंपेयरिंग भी कर रही हूँ, वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग भी कर रही हूँ सिंध के अंदर। तो उन्होंने मेरे यही टैलेंट देखकर मुझे हायर किया, तो नेवी वालों ने मुझे अच्छा, साथ साथ लियारी में भी आप वहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवा रही हैं, अपने कह सकते हैं जिसको अबाई जो है शहर, वहाँ से भी वहाँ टैलेंट निकाल रही हैं आप। कितना टैलेंट मजीद देख रही हैं खवातीन वहाँ से लियारी से निकल कर आ रही हैं? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि वहाँ पर बॉक्सिंग के साथ साथ जो है फुटबॉलर बड़े अच्छे निकलते हैं, साइकिलिस्ट वहाँ पर बड़े अच्छे निकल रहे होते हैं। अब तो थोड़ा बहुत क्रिकेट पे भी रुझान बढ़ गया वहाँ पर, अब क्रिकेट भी होना शुरू हो गई है लियारी के अंदर। तो समझ लीजिए इन 3-4 चीज़ों से उसमें हम देखते हैं कि बॉक्सिंग में भी अच्छी बॉक्सर्स निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल। जो मैंने अभी अपने लिए एक क्लब ओपन किया है, वुमेन एम्पावर क्लब का नाम मैंने दिया हुआ है। तो वो बेसिकली ककरी ग्राउंड के अंदर ही मैंने ओपन किया है। वैसे ककरी ग्राउंड में पहले भी क्लब है, आज़ाद बलोच मुस्लिम आज़ाद। तो मैंने कहा मैं गर्ल्स का क्लब अलग सा बनवाऊंगी इसी के अंदर ही। तो मैं गर्ल्स को ट्रेन कर रही हूँ माशाल्लाह। मेरे पास अभी तकरीबन 20 गर्ल्स हैं जिनको मैं अलग से ट्रेन कर रही हूँ। 20 गर्ल्स हैं, इस पर मजीद और भी आपसे बात रहेगी। इकबाल मेमन साहब आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे जो है हम देखते हैं कि बड़े चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। पिछले दिनों हमारे शो पे एक आमिर कफायत साहब तशरीफ़ रखते थे, और उन्हें क्योंकि आप बिलोंग भी करते हैं पब्लिक स्कूल से, और मैंने इसीलिए आपको आज शो पे भी जो है तलब किया है कि इस चीज़ की वजाहत ज़रूर कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिंध बोर्ड जो है वो बाकायदा सिंध स्पोर्ट बोर्ड के थ्रू पब्लिक स्कूल चल रहा है। वहाँ पर जनरेट होने वाले जितने जो है पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने उसके बाद देने के बाद शायद वापसी की तरफ आपकी तरफ पूछा भी नहीं पब्लिक स्कूल से। वो कहते हैं कि आमिर किफ़ायत साहब है कि जो इससे वेन्यूज़ पे आप लोग जो है बहुत ज़्यादा चार्जेस वसूल कर रहे होते हैं। क्या वजूहत हैं कि इतने चार्जेस क्यों वसूल कर रहे होते हैं? देखें, पहली बात तो ये मुझे बता दें कि उनने आपको जो कहा है वो
क्या कहा है कि कितने चार्जेस हैं? उन्होंने उन्होंने कहा है किसी कि की मद में 50,000 50,000 के दे रहे हैं जी जी पर डे के। जी। ठीक हॉकी है? के हवाले से भी यही खबरें हैं। खुदा का खौफ नहीं है, कहाँ पे 50,000 और कहाँ हम 2,000 पूरे महीने का ले रहे हैं। इसका मतलब है 60 रुपए पर डे विद एयर कंडीशन और इवन पानी दे रहे हैं और प्लस जनरेटर। मकसद ये है कि ये तो वो मेंबरशिप के तौर पे देना ना जी, खिलाड़ियों को आप लोग। बाकी लेकिन जो कोई outsiders इवेंट को- ऑर्गेनाइज कर रहा है हाँ। उसके हवाले से मैं पूछना चाहूंगा कि किसी देखिए, भी इवेंट को अगर वेन्यू इवेंट दिया के जा रहा है तो आप लिए- उसकी मद में आप लोग हाँ। जो पब्लिक स्कूल है जी, वो इस मद में जो है कोई 50,000 कहीं 30,000 कहीं 60,000 रुपए आप लोग इस मद में ले रहे हैं। देखें, मैं आपको बता दूं हुआ क्या। जब ये हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना तो जो भी शहर के पिटारों को छोड़ के जो भी स्कूल्स हैं वो हमारे पास आते हैं स्पोर्ट्स डे करने के लिए। उसके लिए हमारे पास जो एथलेटिक्स का ट्रैक है वो इस्तेमाल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल होती है, ठीक है ना। उसके लिए हम पर डे लेते हैं 60,000 और 60,000 में वो पूरा ट्रैक दे रहे होते हैं सिंथेटिक, और प्लस जो है वो हम उनको जनरेटर का बैकअप दे रहे होते हैं। तो वो डिसीजन जो है वो हमारी बीओजी करती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है। अच्छा, बीच में हमने हॉकी वालों को 30% डिस्काउंट भी दिया था, 50% डिस्काउंट भी दिया था। वो कमिश्नर साहब ने कहा था क्योंकि वो हमारे चेयरमैन है, ठीक है। लेकिन ये कि ये सिस्टम जो पूरा स्कूल जो चलता है ना वो चलता है, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की होती है। और जब सिंध गवर्नमेंट ने ये आपको कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया तो फिर वो हैंड ओवर कर गई वो पब्लिक स्कूल को, और उनके इवेंट जो है वो हमने करवाए हैं। जो वहाँ से सेक्रेटेरिएट से, स्पोर्ट्स सेक्रेटेरिएट से आते हैं वो हम कराते हैं। बाकी ये कि दूसरे जो लोग हैं जो है इन कामों में लगे हुए हैं, नुक्तेचीनी में, वो जो है बड़ा चढ़ा के बताते हैं और एग्जेजरेट करते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास इस वक्त 60,000 रुपीज ले रहे हैं पर डे एथलेटिक का जो ट्रैक है और फुटबॉल का। बाकी ये है कि हमारे पास दूसरे ग्राउंड्स भी हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा, उसके भी हम 60,000 लेते हैं, ठीक है ना। उसमें स्पोर्ट्स खेलें या आप एंटी टेस्ट कराएं, तो ये सारे डिसीजन जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ये भी किया है कि स्क्वॉश, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, स्केटिंग और आपका दूसरे जो भी गेम्स हैं उनके 2,000 इंडिविजुअल गेम का। लेकिन अगर कोई पैकेज लेना चाहे तो 4,000 रुपये दे, 2 स्पोर्ट्स और वॉक ट्रैक, ठीक है, वो पैकेज में आ जाएगा। तो इतना सस्ता किया हुआ कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे तो पैडल गेम के अगर एयर कंडीशन में आप चले जाएं तो 1 घंटे के जो है 20,000 रुपये लेते हैं। चलें, ये तो है, लेकिन कुछ भी हो, खेलों के लिए जितना आप रिलीफ दे सकते हैं ना, आप उस वेन्यूज़ को रिलीफ दें, क्योंकि खिलाड़ी हमारे बनते ही हैं। अगर ग्राउंड्स जाएंगे तो खिलाड़ी बनेंगे, और जितना रिलीफ दे सकते हैं खिलाड़ियों को, यकीनन जिनके पास वेन्यूज़ हैं उन्हें ज़रूर रिलीफ दें। इसी पे इकबाल मेमन साहब कुछ कहना चाहते हैं। देखें, अगर आप उसको इंटरनेशनली काउंट करेंगे, और मेरे साथ जो बैठी हैं एनालिस्ट और बॉक्सर भी हैं, इंटरनेशनली घूम के आई हैं, इनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि बाहर जो है जब पैसे लिए जाते हैं ना वो डॉलर्स में लिए जाते हैं और कहीं ज़्यादा लिए जाते हैं। हमारे पास तो बीओजी में बड़ी डिस्कशन होती है गर्मा गर्म, और ये किसी ने ये भी कहा कि भाई आप लाख रुपया लें, लेकिन ये कि घूम फिर के बात आ गई कि जो है आप 60,000 लें। वो भी 60,000 इस साल हुआ है, पिछले साल 50,000 था, तो ये बढ़ाया गया है। लेकिन ये कि वो पूरे दिन के लिए दिया जाता है उनको, और आपको अंदाज़ा है शहजादा साहब के टॉटन ट्रैक आपका है वो, और फिर डेस्को टफ है उसका फुटबॉल का, उसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है। आप कैसे मेंटेन करेंगे? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध अब हमें मेंटेन करके नहीं देगी, ये हमें ही करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट पे, जनरेटर की कॉस्ट, हमारा जो जनरेटर है वो तकरीबन 12,000 से 15,000 रुपये का फ्यूल उस पर खर्चा होता है 1 घंटे के अंदर। अगर वो
फुल फ्लैश जो है चले तो ये कौन देगा हमें? तो ये हमें खर्चे करने पड़ते हैं और इट्स नॉट अ जोक कि ऐसा जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और उसके जो पैसे हैं वो कुछ भी नहीं है। इसको अंग्रेजी में एक कहावत है पीनट्स मतलब कुछ भी नहीं, बहुत कम अमाउंट, तो हम पीनट्स ले रहे हैं। चले पीनट्स ले रहे हैं। और तमीला आपकी तरफ आऊँ और पूछूं क्योंकि नेशनल गेम्स अब 6 दिसंबर को कराची में मुनक्किद होंगे और तकरीबन 17 साल के बाद जो है कराची के अंदर मुनक्किद हो रहे हैं। क्या तैयारियां हैं बॉक्सिंग के हवाले से इस वक्त? माशाल्लाह हमारे काफ़ी बच्चे तैयार हो रहे हैं बॉक्सिंग के लिए और नेशनल गेम के लिए। हमारी सिंध की भी टीम तैयार हो रही है और साथ साथ हमारे नेवी वाले भी तैयारी कर रहे हैं और आर्मी वाले भी। बेसिकली अभी क्योंकि अभी हमारे पे इंटर सर्विस हो चुके हैं तो इंटर सर्विस की वजह से हमारी टीमें कुछ जो हैं वो क्लबों में तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑफ दिया हुआ है फ़िलहाल के लिए, तो वो अपने क्लबों में तैयारी के। बाकी जो कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं था इंटर सर्विस में फ़ाइट, तो वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह फ़ाइटों से 2 महीने पहले हमारे पास कैंप लगेगा नेशनल का, तो इसके बाद हमारे पास नेशनल के गेम्स के लिए कंटिन्यू ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और बाकायदा बच्चों को डाइट भी दिया जाएगा, उनका रेस्ट का भी ख्याल किया जाएगा, क्योंकि गेम्स जब स्टार्ट होते हैं हमारे पास तो पहले हमारे पास प्लानिंग होती है हर चीज़ की, तो प्लानिंग के साथ साथ उनको डाइट का भी ख्याल किया जाता है हमें, और रेस्ट वगैरह बाकायदा हमें वहाँ पे रूम्स भी दिए जाते हैं तो हम वहीं पे रहने लग जाते हैं। तो हर चीज़ में हमें इस चीज़ में फोकस किया जाता है और साथ साथ ट्रेनिंग टफ़ होती है, इतना टफ़ होता है उस टाइम ट्रेनिंग, तो मतलब टाइम नहीं है किसी चीज़ के लिए उस टाइम, तो हम सिर्फ गेम्स के ऊपर लागू होते हैं। चले गेम्स की तरफ लागू होते हैं और मैं आपसे ये पूछूंगा कि बॉयज़ से ज़्यादा अब हम देख रहे हैं कि ख़वातीन, जिस तरह आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है जो बॉक्सिंग के अंदर आने में, लेकिन आपने उन तमाम मराइल से गुज़र कर आज आप एक मुकाम पर मौजूद हैं। नए आने वाले जो बॉक्सर्स हैं ख़ासकर ख़वातीन, उनको क्या आप कहें, क्या मोटिवेट देना चाहेंगी, करना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी बच्चों से, मैं एनी टाइम बच्चों से यही बोलती हूँ, अगर कोई लड़की घर से निकलने की कोशिश करेगी तो उसके ऊपर कई मसले आते हैं, तो मैं कहती हूँ उन मसलों को अगर फेस करोगे तो आप लोग बहुत कामयाब हो जाओगे। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि मसले अगर आ रहे हैं तो उनको आप नोट नहीं करो, चिल मारो, क्योंकि मेरे ऊपर भी ये सब चीज़ें फेस मैंने भी किए हैं, ये चीज़ें मेरे ऊपर भी गुजर चुकी हैं, गाली गलौज वगैरह परेशानियाँ, यहाँ तक कि हैरेसमेंट भी मेरे ऊपर ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मैंने नोट नहीं किया इन चीज़ों को, चिल मार के मैं निकली हूँ। अगर मैं इन चीज़ों पे फोकस करती तो कुछ भी नहीं हो सकता था मेरा, तो मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह घर में बैठ जाती, तो इन चीज़ों को मैं अगर नोट करती। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि तमाम चीज़ों से कतई नज़र फोकस गेम पे रखना चाहिए, और जब गेम के लिए फोकस होगा ना तो हर चीज़ आसान होगी, अपनी अचीवमेंट हासिल करना आसान होता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन को कितना स्पोर्ट की तरफ राग़िब होना चाहिए और किस तरह आगे आना चाहिए, और यही हम सुमैया से भी बात कर रहे थे। सुमैया, जिस तरह आपने प्लेयर्स की बात की, लेकिन इसके साथ साथ आपने कहा कि बहुत से मसाइल प्लेयर्स को होते हैं ख़ासकर ख़वातीन, लेकिन आप समझती हैं कि वालिदैन का रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है इसमें? बिल्कुल, मेरे जो वालिदैन थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, माँ ने बाप ने। देखिए आपको सपोर्ट किया, लेकिन ऐसे ही आप उन वालिदैन को भी क्या कहना चाहेंगी जो उनके ख़वातीन प्लेयर्स के अंदर बड़ा दमखम होता है किसी भी गेम्स के लिए, लेकिन वो मजबूर हो जाती हैं शायद ख़ानदान वालों से, शायद घर वालों से, तो आप समझती हैं कि वालिदैन का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है अगर कोई ख़वातीन स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो चाहती हैं कि स्पोर्ट में आए। काफ़ी गर्ल्स मेरे पास आ चुकी थी, तो उनके फैमिलीज़ की वजह से, उनके वालिदैन की वजह से वो स्टॉप कर बैठी, वो घर में बैठ गई है, कुछ की शादियां हो चुकी। तो मैंने उनसे पर्सनली बात की, मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग? कह रहे थे कि आप ही के हमारे फैमिली वाले हमें अलाउ नहीं कर रहे, या ये कह रहे थे कि हमारे वालिदैन हमें अलाउ नहीं कर रहे, तो इसी सिलसिले से वो घर बैठ चुके हैं। तो ऐसी बच्चियाँ भी हमारे पास हैं जो आना चाह रही हैं लेकिन फैमिली की वजह से। असल में मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है, फैमिली की ऑब्जेक्शन बहुत थी मेरे ऊपर। कुछ वालिदैन तो राजी थे, लेकिन लोगों ने मेरे वालिदैन को पुश किया, क्यों आपकी बेटी जा रही है,
इतना मेरे ऊपर मसले आते थे, लेकिन फिर भी मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट करते थे। वालिदा फिर भी वो लोगों की बातों में आ जाती थी, लेकिन जो वालिद साहब थे वो मुझे सपोर्ट चले, करते थे। वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे एज ए पेरेंट्स कि कितना ज़रूरी होता है प्लेयर्स को सपोर्ट करना? देखें, अगर आप गेम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी गेम्स हैं उसमें सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन ये कि जब आप फाइट की बात करते हैं और फिर स्पेशली फीमेल की बात करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स को अप्रीहेंशन होगा, मुझे भी होगा। स्पेशली इनने चुनी है, बल्कि अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं कुछ सवाल बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या बचपन में आप लड़ाका थी? नहीं, भाई को मारना, बहन बिल्कुल को भी नहीं। मारना। अच्छा, भाई बहन दोनों ही बॉक्सर थे। हाँ, वही मैं सोच रहा नहीं, हूँ। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात यह है कि आपने बॉक्सिंग ही क्यों चुना? मतलब है कि क्योंकि इस पे एक तो फेस पे तो लगते ही हैं, लेकिन ये टेम्पल है हमारा, ये बड़ा खतरनाक एरिया है जिस पे ये चोट लगती है, तो आपने इसको क्यों चुना? जूडो कराटे को क्यों नहीं चुना, या किक बॉक्सिंग को क्यों नहीं चुना, या रेसलिंग को क्यों नहीं चुना? जो मेरी सिस्टर्स थी वो दोनों बॉक्सर थी, तो मुझे बहुत शौक था, उनको देखती थी मैं। मुझे बॉक्सिंग का फील्ड अच्छा लगता था शुरू से। आई थिंक बॉक्सिंग में जो खून खारी वगैरह, मुझे डेंजर चीजें पसंद है, तो इसी वजह से मैंने कहा बॉक्सिंग चूज करूंगी। यही तो मैंने चीज पूछी आपसे, बचपन में आप नहीं, बचपन में डरपोक नहीं थी, लड़ाका नहीं थी, डरपोक थी। क्लासमेट्स को मारती? नहीं, बहुत डरपोक थी उस टाइम में। अगर कोई कुछ बोलता था मैं डर जाती, लेकिन बड़े होने के बाद मुझे में चेंज आया। अच्छा, मगर आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में लड़कियों को इसमें आना चाहिए, बॉक्सिंग में खास तौर पे? देखें, अपना फाइट्स बहुत सारी हैं जिसमें जो है आपको फेस के जो है टेम्पल पे लगने के चांसेस नहीं है। किक बॉक्सिंग में भी लग तो सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा चांस। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि रिस्क फैक्टर इसमें ज्यादा है? सबसे रिस्क फैक्टर इसमें ज्यादा है। इसमें अटैक के साथ डिफेंस करना भी सिखाते हैं, तो इस चीज को हम हर चीज को देख के ही चलते हैं। बिल्कुल। और ये तो आपको पता ही है कि पार्किंसन जो डिजीज है वो सबसे ज्यादा बॉक्सर्स को होती है, तो आप उसके बावजूद आप बच्चियों को कहेंगे कि आप इस गेम में जाएं? हम जबरदस्ती उनको नहीं बुलाते हैं, उनको हाँ, अपना शौक है। अगर जो करना चाह रहा है उसके शौक के हिसाब से हम मैं करते अगर हैं। आपको बुलाता हूँ और पब्लिक स्कूल में आके आप गर्ल्स को जो है मोटिवेट करें, हमारे पास फीमेल भी आई थी एक दो जो अभी हमने इवेंट करवाया है, तो आप कैसे करेंगे? मैं आऊंगी, उनसे बात करूंगी, अगर वो करना चाह रही तो हम उनको ले आएंगे अपने पास। जबरदस्ती कोई गेम में नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज पे हम जबरदस्ती करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकते। इंसान का अपना दिल है उस चीज का। आखिरी सवाल, आपने हरासमेंट की बात की। हरासमेंट या तो आपसे ज्यादा पावरफुल कोई बॉक्सर होगा तो वही हरासमेंट करेगा, बाकी तो मतलब अगर मैं या शहजादा, तो वो तो सोच भी नहीं सकते कि उसको पता है कि फैंटी लग जाएगी तो हरासमेंट कैसे करेगा। तो आप समझते हैं कि उसके बावजूद लोगों ने हरासमेंट किया? जी, एरिया में मेरे साथ हो चुका है ये। बाकायदा लोग मेरे पीछे आते थे, मुझे फॉलो करते थे। मैं कहीं भी जाती थी वो मुझे फॉलो करते, कहाँ जा रही है, मेरे बारे में बातें करते थे। फैंटी लगाई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने बाबा से बात की। अच्छा, मारा नहीं उनको? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने बाबा से बात की, तो इसके बाद बाबा मुझे हर जगह लेके जाने लगे, ले आने लगे। ठीक है, चलें, बड़ी अच्छी बात की कि उसके बाद वालिदैन से इन्होंने बात की, वालिदैन ने इसका सिचुएशन ये निकाला है, खुद वो अपने बच्चों को लेकर ग्राउंड तक जाते हुए दिखाई दिए। सुमैया, मैं आपकी तरफ आऊँ, सुमैया, तो वर्कशॉप कितना ज़रूरी होता है बॉक्सिंग के हवाले से? क्योंकि तमाम ही गेम्स में अगर देखें तो वर्कशॉप का इनेकाद अगर होता है तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो इस तरफ भी आप लोग तवज्जो दे रही हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास वर्कशॉप मुसलसल होती हुई जा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अनएजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, कोचेज़ में ख़ास करके, तो हम उनको वर्कशॉप करवाते हैं। मैं हालांकि उनके सामने जूनियर हूँ कोचेज़ के, जो मेरे सीनियर कोच है, लेकिन मैं उनको वर्कशॉप सर मुझे कोई टॉपिक बोलता है तो मैं उसके बारे में सर्च करती हूँ, तो इस हवाले से मैं उनको खुद वर्कशॉप करवाती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कोचेज़ और हमारे प्लेयर्स अच्छे बने, ताकि उनको वो एजुकेट बने और साथ साथ आगे जाकर वो कुछ करें। तो काफ़ी वर्कशॉप मैंने खुद उनको दिलाया है। काफ़ी वर्कशॉप ऐसे थे जो सेमिनार थे, सेमिनार के टाइम भी मैं उनके सामने, यहाँ तक कि हमारे पास अभी बॉयज़ के लिए कैंप लगा हुआ है, समर कैंप का, तो उसमें भी मैंने 2 दिन पहले बॉयज़ को वर्कशॉप दिया था बॉक्सिंग रूल्स के हवाले से। अच्छा, समर कैंप की आपने बात की,
मैं अक्सर देखता हूँ कि ये 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ख़ासकर जून जुलाई के, जिस पे स्कूलों में छुट्टियाँ हो जाती हैं, बच्चे आते हैं, टैलेंट नज़र आ रहा होता है। लेकिन खुशी की बात इस दफ़ा ये है कि मैंने देखा कि मुख्तलिफ जो DSOs हैं उन्होंने जो है मुख्तलिफ सेंटर्स अपने अपने सेंटर्स पे समर कैंप लगाए हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर अच्छे कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों को जो कोचेज़ हैं वो सिखा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास प्लेयर्स निकल सकते हैं 2 महीने के अंदर। अगर वो निकल कर आते हैं तो मज़ीद उनको कितना जो अटैचिंगपन मिलता दिखाई देगा आने वाले फ्यूचर के अंदर, क्योंकि सिर्फ 2 महीने ही नहीं, अगर किसी को लगाओ अगर स्पोर्ट्स की तरफ हो गया ना तो वो बढ़ता जाएगा। हमारे यहाँ भी बॉयज़ के लिए समर कैंप लगा हुआ है, तो उसमें 1 मंथ का समर कैंप है। तो बेसिकली हम उन्होंने तमाम क्लबों को बताया कि लड़कों का समर कैंप लगा है तो आप लोग तमाम अपने टीम्स के लड़कों को भेजो। हर क्लब से 3-3 लड़के उन्होंने लिए हुए हैं। तो इसके साथ हम भी उनके साथ सपोर्ट में हैं, क्योंकि बच्चों का मामला है तो मैं भी उनके सपोर्ट में हूँ। तो इसी वजह से फिर मैंने गर्ल्स के लिए भी डिसाइड किया गर्ल्स का भी समर कैंप हम लगाएं। तो मैंने सरायगर से बात की तो उन्होंने कहा गर्ल्स का भी लगाएंगे समर कैंप, क्योंकि समर कैंप से ही पता चलता है कौन सा बच्चा सही है कौन सा बच्चा सही है, समर कैंप से पता चल जाता है। तो इससे और बच्चों को हम लोग आगे प्रमोट करते हैं और अच्छे अच्छे गेम्स में आगे भेजते हैं, क्योंकि चूंकि हमारे पास अभी नेशनल आने वाला है तो समर कैंप से ही बच्चे निकल जाते हैं, टैलेंट मजीद और निकल कर आ जाएगा, क्योंकि बहुत से ट्रायल्स भी हो चुके हैं। लेकिन साथ साथ कुछ टैलेंट अगर निकल कर आ जाता है तो फायदा ही होगा हमारे नेशन को। इसी पे क्या आएंगे समर कैंप के हवाले से इकबाल मेमन साहब? देखिए, समर कैंप तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चों को जो है इंगेज रखा जाए, क्योंकि सब बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं जाते या मतलब शहर से बाहर घूमने के लिए नहीं जाते। फिर वो लोग बच्चे जो है मोबाइल पे बैठे रहते हैं। तो अगर उसमें स्कूल, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स इंगेज करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी बात है, और उसमें एक रॉ टैलेंट जो है वो सामने आता है। और हमारे स्कूल में भी इस वक्त स्केटिंग और फुटबॉल का जो है वो समर कैंप लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है, और इससे हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल जो है बच्चों को हम दे सकते हैं, अपने सोसाइटी को दे सकते हैं। तो ये समर कैंप सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि बड़ों का भी होना चाहिए, ताकि वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे चलें और अपनी जो लाइफ है उसको हेल्दी रखें। चलें हेल्दी रखें। और साथ साथ क्योंकि नेशनल गेम्स के हवाले से मैंने इनसे भी सवाल किया था और आपसे भी पूछना चाहूँगा, एक तवील अरसे के बाद शहर कायद के अंदर नेशनल गेम्स हो रहे हैं और 17 साल के बाद, और हाँ ना की सूरत हाल रही लेकिन फाइनलाइज अब 6 दिसंबर से होना है। क्या समझते हैं एक तवील अरसे के बाद नेशनल गेम्स का इनेकाद शहर कायद में कितना अच्छा शगुन होगा? देखिए, बहुत अच्छा होगा, और ये है कि सिर्फ कुछ चीज़ों का जो है ख्याल रखना चाहिए कि ये हमें फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी चाहिए। जिस तरह हमने जो है सिंध बीच गेम्स में जान छुड़ाई, और हालांकि इतना बड़ा बजट था, तो हम ये चाहेंगे कि जो भी चीज़ हो इफ़ेक्टिव हो, और जिस तरह जो है समीना ने कहा कि टैलेंट सामने आना चाहिए, और जो अच्छा खेल रहा है उसको मौका मिलना चाहिए, और वो आगे जाके अपना जो है वो एक्सप्रेस कर सके। और ये ना हो कि वो ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा रिश्तेदार है, और फिर उसमें जो है वो असल जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो पीछे रह जाएं। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हर साल जो है इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और रेगुलरली होने चाहिए, बल्कि एक स्पोर्ट्स कैलेंडर होना चाहिए अपना हुकूमत के पास, और उसमें बहुत सारे जो है गेम्स होने चाहिए। और इसी तरह का स्कूल गेम्स जो है वो पूरे प्रोविंस में, डिवीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे ये सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए। चलिए, सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुमैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।